रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। भूगोल का ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा अंक दिलाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है और क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो इस पूरे मॉडल पेपर को मैंने अच्छे से पूरा हल कर लिया है। मैं आपको एक बार रिव्यू दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे पूरे पेपर को देख सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे उत्तर भी मैंने यहाँ पे आसान शब्दों में लिखा है। पूरा पेपर मैंने पूरा अच्छे से हल कर लिया है। ए टू जेड आपको डिटेल में समझाएंगे और कैसे भूगोल का पेपर आप सॉल्व करेंगे ये सब कुछ भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न एक बार समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा वो 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। फिर 9 से लेकर 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको लगभग 20 से 25 शब्दों में देना होता है। फिर 17 से लेकर 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। फिर 23 और 24 आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे और इसके बाद जो है आपका ये 150 शब्दों में आंसर लिखना होगा। यहाँ पे फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे 25 और 26 मानचित्र वाले प्रश्न होंगे। 25 नंबर में आपका भारत का मानचित्र रहेगा और 26 वाले में आपका संसार का मानचित्र रहेगा। संसार का भारत का मानचित्र कैसे भरेंगे वो भी ट्रिक से आपको समझा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों का सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको इसमें से जो सही है तो वही आपको कॉपी में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना है अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या, इसके बाद जो इसमें सही हो, ठीक है। इससे पहले का कौन सा सही है, तो यहाँ पे मान लो इसमें नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रतिपादन किसने किया है, तो नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, तो यहाँ पे सा राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपनी कॉपी में ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। इस प्रकार से लिख के और इसके बाद यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपने कॉपी में सही आंसर लिखनी है। तो ये तो बात हो गई पहले आंसर का कि आपका पहला राइट आंसर क्या होगा। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, फजेंडा से क्या तात्पर्य है। ये फजेंडा क्या होता है। पश्चिम अफ्रीका में कोको का बागान है, मलेशिया के रबड़ के बागान, ब्राज़ील में कहवा के बागान, श्रीलंका में चाय के बागान। तो जो फजेंडा है ये आपका ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटन नगर नहीं है। मथुरा, रांची, शिमला या फिर वाराणसी। तो यहाँ पे मथुरा, शिमला और वाराणसी ये आपके पर्यटन नगर हैं, लेकिन नहीं पूछा है तो इसमें रांची नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नंगल बांध झेलम नदी पर, यमुना, सतलज या फिर ब्यास। तो इसमें सही जवाब आपका सतलज नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाली परियोजना संबंधित है ग्राम विकास से, नगर विकास से, जल संभर विकास से या फिर वन संरक्षण से। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें सा वाला, जल संरक्षण विकास से, क्योंकि जल संरक्षण विकास हरियाली को इंडिकेट करता है। इसमें राइट आंसर आपका जल संभर विकास होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है खनन, कृषि, आखेट, ये तीनों प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। परिवहन आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हल्दिया पत्तन यानी बंदरगाह अवस्थित है किस राज्य में अवस्थित है। तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र में। तो हल्दिया जो पत्तन स्थित है ये आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो उसमें सही जवाब आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर इसमें ऑप्शन महाराष्ट्र में ना देकर गोवा दिया होता तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाता। परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गोवा आपका होता है जनसंख्या में सर्वाधिक, और अगर जनसंख्या में देखा जाए वैसे तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में राइट आंसर होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर लिखने के लिए आपको 2 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे सिंपल सरल आसान शब्दों में उत्तर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर मैंने लिखा है, आइए जानते हैं किस प्रकार से उत्तर कॉपी में आप लिखेंगे। सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे जनसंख्या घनत्व, इसके बारे में लिखेंगे किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या और उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यहाँ पे सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं इसका कि प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब इसका एक सूत्र होता है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, इसको लिख के तो आप अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे बॉक्स में कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा, बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे पहले आप हेडिंग डालेंगे मिश्रित कृषि के बारे में और इसमें लिखेंगे कि इसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी समान रूप से किया जाता है, यही इसकी प्रमुख विशेषता होती है। तो 2 नंबर का पॉइंट है, 20 शब्दों में लिखना है तो आराम से पूरा लिख देंगे, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। कि मिश्रित कृषि में यानी जो फसल उगाई जाती है यानी कृषि के साथ में कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है, कृषि प्लस पशुपालन बराबर मिश्रित कृषि, एक फार्मूला टाइप कैसे लिख देंगे तो आपका बढ़िया नंबर मिल जाएगा। कृषि प्लस पशुपालन बराबर मिश्रित कृषि आप कर देंगे तो इसको बॉक्स में बना देंगे, बढ़िया पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार के बारे में लिखेंगे उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने, लागत कम करने और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकों और शोध का प्रयोग करना प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाता है। यानी नवाचार मतलब नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, नई नई रिसर्च करना, वो प्रौद्योगिकी के नवाचार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है लाल कॉलर श्रमिक। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, खनन, आखेट आदि में लगे हुए श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अगर इसकी जगह पे अगर आपसे पूछ ले नीला कॉलर श्रमिक, तो ये मान के चलिए कि जितने भी श्रमिक या मजदूर औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं नीला कॉलर जो है श्रमिक। अगर आपसे पूछ ले सफ़ेद कॉलर श्रमिक, तो जितने भी सेवा क्षेत्र में आते हैं यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, उन्हें सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक पेपर में आपके आ सकता है। अगला है क्वेश्चन साहंत बस्ती क्या होती है। साहंत बस्ती का मतलब सघन बस्ती। ठीक है, ऐसी बस्तियां जहां मकान एक दूसरे के बहुत पास पास सटे होते हैं उन्हें साहन या गुच्छित बस्ती कहा जाता है। ये उपजाऊ मैदानों की नदी घाटियों में देखने को मिलती है। तो जहाँ पे जो है जैसे अंगूर का गुच्छा होता है पास पास में होते हैं, ऐसी बस्तियाँ जब पास पास में बसी होती हैं, जब पूरे मकान जो होते हैं वो पास पास में बसे होते हैं, तो उन्हीं को गुच्छित बस्ती या फिर जो है साहंत बस्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा में 2 लाइन लिखेंगे अणुओं की संरचना के परिवर्तन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इसका 2 प्रक्रिया होता है, एक संलयन होता है, दूसरा विखंडन होता है। संलयन और विखंडन की प्रक्रिया से जो ऊर्जा बनती है उसी को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, 2 पूछा गया है, 2 लिख दीजिए। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, नरौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। एक मानचित्र में भी भरने के लिए आता है तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 पॉइंट लिखेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला है 2 भाषाई समूह का नाम लिखिए। तो भारतीय, आर्य, द्राविड़, इस प्रकार से 2 लिख देंगे, 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद शुरुआत होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कम से कम आपको 1 पेज में लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा 4 अंक आपको मिलेगा। 1 से लेकर 2 पेज में पूरा आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं कैसे उत्तर लिखेंगे। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखेंगे इसका अर्थ मानव का प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना है। आदिम अवस्था में जब मानव के पास तकनीकी का अभाव था
तब वह प्रकृति के आदेशों को मानता था, उसकी पूजा करता था, उससे डरता था, और इसे ही पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। इसे प्रकृति के शक्तिशाली और मानव को दासता को स्वीकार करता है। यहाँ पे दोस्तों बस आप इतना समझ लीजिए कि ये मानव का प्रकृतिकरण में, यानी प्रकृति के अनुसार जो मानव है वो काम करता है, और मानव प्रकृति के जो भी नियम होते हैं उसे फॉलो करता है, उसी को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। यहाँ जो प्रकृति है वो प्रकृति सर्वशक्तिमान है, और मानव क्या है, मानव प्रकृति का दास है। इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरा अच्छा खासा जो है नंबर आपको मिलेगा। अगला यहाँ पे है कि रोपड़ कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो रोपड़ कृषि में 4 विशेषता लिखेंगे कि बड़े आकार के खेत होते हैं, यानी इसमें बड़े बड़े फर्म या बागानों में खेती की जाती है। दूसरा नेक्स्ट है एक फसल कृषि। एक फसल कृषि का मतलब इसमें जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, इन सबको जो है एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरे देखिए इसमें अधिक पूंजी लगती है, बागानों के रख रखाव प्रसंस्करण के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है, तो ये अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। असस्ता श्रम भी इसमें ज़रूरत होती है, कुशल श्रम भी ज़रूरत होती है, बड़ी संख्या में कुशल और सस्ते श्रमिक की इसमें ज़रूरत होती है। यहाँ पे इस प्रकार से 4 पॉइंट लिख देंगे, आपको 4 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। एक तरीका तो यहाँ पे हेडिंग बना के ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए प्रतिकर्ष कारक और यहाँ पे लिखिए अपकर्ष कारक, ऐसे पॉइंट वाइज आप यहाँ पे लिखते चले जाइए। दूसरा है कि कहानी की तरह फैक्ट पॉइंट ऐसे लिख दीजिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है। प्रतिकर्ष कारक में लिखेंगे ये वे कारक हैं जो लोगों को अपने निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी। जब किसी भी स्थान पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उस स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जहां से जाते हैं उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक, और जहां को जाते हैं, ठीक है, गौर फरमाएंगे, जहां को जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, यहीं से उद्गम और गंतव्य वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्वेश्चन घुमा देगा, पूछ ले गंतव्य और उद्गम में क्या अंतर है, आगमन या प्रस्थान में क्या अंतर है, तो वही आपको ध्यान में रखना है। 3 टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि गंतव्य स्थान और जो है उद्गम स्थान में अंतर बताइए, तो गंतव्य उद्गम में क्या है, देखिए उद्गम क्या होता है, उद्गम प्रतिकर्ष कारक है, यानी जहाँ से लोग निकलते हैं। ठीक है, जैसे गंगा नदी निकलती है तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोमुख से होता है। तो जहाँ से निकलती है उसे हम प्रतिकर्ष कारक या उद्गम कहते हैं, और जहाँ को जाती है गंतव्य, तो गंतव्य मतलब जहाँ पहुँचना होता है उसे हम कहते हैं, जहाँ को जाती है उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। ऐसे ही आगमन होता है, प्रस्थान होता है। तो ये भी सेंटेंस पूछा जा सकता है कि आगमन प्रस्थान क्या होता है। प्रस्थान का मतलब निकलना, भैया प्रस्थान कर रहे, चल रहे हैं। ठीक है, जहाँ से निकलते हैं उसे प्रस्थान कहते हैं, और जहाँ को जाते हैं उसे आगमन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपकर्ष कारक में देखिए, ये वे कारक है जो लोगों को किसी नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च वेतन, सुखद जलवायु, शांतिपूर्ण जीवन। तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं, बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 उपागम कौन कौन से हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव विकास के 4 उपागम कौन कौन से हैं। तो इसमें आय उपागम पहला है, इसमें लिखेंगे मानव विकास के आय स्तर से जुड़ा जाता है, यानी मानव विकास तब कर सकता है जब मानव के पास आय होगा। ठीक है, उपागम का मतलब होता है स्रोत। ठीक है, उपागम का मतलब होता है स्रोत, अप्रोच, यानी उसके पास कौन कौन से साधन है जिससे मानव विकास कर सकता है। तो इसमें मानव जो विकास है वो आय सबसे बड़ा स्रोत है। फिर कल्याण उपागम, आप इसको रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि अगर मानव के पास आय होगी तो उसका क्या होगा, कल्याण होगा। ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं पर सरकारी खर्चों के माध्यम से मानव कल्याण पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे आधारभूत आवश्यकताएं। देखिए, जब आय होगा तो मानव का क्या होगा, कल्याण होगा, और जब कल्याण होगा तो उसकी जितने भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद
याद करेंगे। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता और आवास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये मानव की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिसके बिना मानव अधूरा है, ठीक है, मानव को ये चाहिए जरूर। अगला है यहाँ पे क्षमता उपागम। क्षमता उपागम में लिखेंगे इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जो संसाधनों तक पहुंच के लिए मानवीय क्षमताओं को निर्माण पर जोर देती है। यानी आपके पास कितनी क्षमता है किसी भी संसाधन को उपयोग करने का, वो डिपेंड करता है मानव के बुद्धि और मानव के विवेक पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन करा कि लिंगानुपात महिला के प्रतिकूल होने के 2 कारण बताइए। लिंगानुपात महिला के प्रतिकूल होने के 2 कारण में हेडिंग बना के लिखेंगे। पहला है कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह। कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह में लिखेंगे कि समाज में बेटों की प्राथमिकता देना और जन्म से पूर्व बचपन में ही भेदभाव करना, ये कहीं न कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है स्त्री सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ। जो स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव के कारण महिलाओं को उच्च मृत्यु दर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि चतुर्थक सेवा संक्षेप में लिखिए। चतुर्थक सेवा के बारे में लिखेंगे। चतुर्थक क्रियाकलाप ज्ञान पर आधारित उद्योग होता है। इसमें सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रसार शामिल होता है। इसमें विशेषकृत ज्ञान, तकनीकी कुशलता वाले लोग कार्य करते हैं, जैसे अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्च वाले, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर वित्तीय परामर्शदाता, प्रबंधन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका शुरुआत होता है वित्त उत्तरीय प्रश्न का। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, नगरीय बस्तियों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके उसके नीचे दिया आप इसे कर सकते हैं। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। ऐसे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में खनिज तेल ने पेट्रोलियम पर टिप्पणी लिखिए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके नीचे क्वेश्चन दिया रहता है, इसको आप लिख सकते हैं। आइए इसका उत्तर फटाफट देख लेते हैं। नगरीय बस्ती जो है, जो नगरीय बस्ती होती है उसके प्रकार्यात्मक वर्गीकरण आपको करना है। इसमें लिखेंगे पहले 2 लाइन थोड़ा सा कि नगरीय बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जहां जनसंख्या का प्रमुख गैर कृषि कार्यों में जैसे उद्योग, व्यापार, प्रशासन, परिवहन आदि में संलग्न रहता है। नगरीय बस्तियों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण उनके प्रमुख कार्यों के आधार पर किया जाता है। तो कुछ यहाँ पे किए गए हैं, आइए जानते हैं कैसे। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, कम से कम 2 से 2.5 पेज में आंसर आपको लिखना है, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा 6 अंक। अब यहाँ पे क्वेश्चन का हेडिंग बना के लिखेंगे नगरीय बस्तियों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। तो इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर में लिखेंगे ये नगर शासन, प्रशासन एवं राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। उदाहरण के तौर पे से नई दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, भोपाल है। ये शासन प्रशासन वाले केंद्र होते हैं जहाँ पे शासन प्रशासन के लोग रहते हैं, वहीं से संचालन करते हैं। इसके बाद औद्योगिक नगर। इन नगरों में उद्योग का प्रधानता होती है। बड़ी संख्या में लोग औद्योगिक कार्य में लगे होते हैं, जैसे जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है, ये औद्योगिक नगर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला है व्यापारिक व वाणिज्यिक नगर। वे नगर जो वाणिज्य, व्यापार, थोक खुदरा व्यवसाय का केंद्र होते हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, सूरत है, ये व्यापारिक या फिर वाणिज्य नगर के नाम से जाने जाते हैं। फिर इसके बाद परिवहन नगर में लिखेंगे। परिवहन नगर में क्या है, ये नगर सड़क, रेल, जल, वायु परिवहन के प्रमुख केंद्र होते हैं, जैसे कोलकाता बंदरगाह, मुंबई, विशाखापट्टनम। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगर। ऐसे नगर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जो है फेमस होते हैं, जैसे वाराणसी है, हरिद्वार है, अमृतसर है, मथुरा है, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे शिक्षा नगर है। शिक्षा नगर में जहाँ पे शिक्षा का अधिकता होती है, जैसे प्रयागराज है, लोग जो है प्रयागराज इलाहाबाद में जाते हैं तैयारी करने के लिए। दिल्ली है, कोटा है, पटना है। इस प्रकार से ये शिक्षक या शैक्षिक नगर कहलाते हैं। अथवा करके जो क्वेश्चन दिया था उसका भी उत्तर देख लीजिए, ताकि जो है पेपर में आए तो आप उसे अच्छे से लिख पाएँ। यहाँ पे चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन या पशुपालन में अंतर बताना है। तो यहाँ पे कुछ अंतर के आधार दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है चलवासी पशुचारण और यहाँ लिखा है वाणिज्य पशुधन पालन। तो इसमें पहले अर्थ देखिए। चलवासी पशुचारण में लिखेंगे कि पशुओं के साथ जो स्थान परिवर्तन जो होता है उसी को चलवासी पशुचारण कहते हैं। यानी अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उन्हीं को चलवासी पशुचारण कहते हैं। अगला है वाणिज्य पशुधन पालन। बाजार हेतु पशुपालन
करते हैं, नहीं अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यापार के लिए जो है ये सब पशुपालन करते हैं। ठीक है। दूसरा इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका आत्मनिर्भर होता है, नहीं अपने जो पशु पालते हैं वो उसी पर निर्भर होते हैं। दूसरा इनका लाभ कमाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इनका क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, शीत क्षेत्र होते हैं या पठारी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। इनका एक विकसित क्षेत्र होता है जहाँ पे एक फर्म होता है, वहीं पे अपना ये पशुपालन करते हैं। तकनीकी की अगर बात करें तो उसमें तकनीकी परंपरागत होती है, यानी जो पुरानी तकनीकी होती है उसी का प्रयोग करते हैं, इसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे है उत्पादन। उत्पादन इसमें जो है कम होता है, इसमें उत्पादन अधिक होता है। अब यहाँ पे अगला है, उदाहरण के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं सहारा तिब्बत वाले क्षेत्र में, और यहाँ पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया यूएसए में जो है हमें वाणिज्य पशुधन पालन देखने को मिलता है। अब इसके बाद क्वेश्चन अगला आता है कि भारत में खनिज तेल संसाधन यानी जो पेट्रोलियम है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेट्रोलियम भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है जिसे काला सोना कहा जाता है। ये उद्योग, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन एवं रक्षा क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। ये छोटी सी परिचय हो जाएगी, उसके बारे में फिर यहाँ पे लिखेंगे भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है असम क्षेत्र। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वो असम क्षेत्र है। इसमें कुछ क्षेत्र जैसे डिगबोई है, नाहरकटिया है, मोरान है। ठीक है, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं। अगला यहाँ पे गुजरात क्षेत्र। गुजरात क्षेत्र की बात करती है, यह स्थलीय अपतटीय दोनों प्रकार के क्षेत्र है, जैसे कि अंकलेश्वर है, कलोल है, मेहसाणा है। इस प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलते हैं। अगला है मुंबई, यानी मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र है। ये भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई, और अरब सागर में ये स्थित है। ठीक है। आगे है कृष्णा गोदावरी जो नदी है उसके कृष्णा गोदावरी कावेरी की जो बेसिन है वहाँ पे देखने को मिलता है, और ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में स्थित नए उभरते क्षेत्र दिखाई देते हैं। जो अथवा करके दिया है क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए यहाँ पे कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में प्रमुख लक्षणों को बताइए। इसमें है उत्तर लिखेंगे कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में भारत का प्रमुख और औद्योगिक क्षेत्र है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके लक्षण कौन कौन से तो उसमें देख सकते हैं। पहला है अनुकूल भौगोलिक स्थिति, यानी अरब सागर के निकटता की जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है, जहाँ पे एक बंदरगाह, मुंबई एक क्या है, एक बंदरगाह है जहाँ से उत्पादन वगैरह जो है या ट्रांसपोर्ट वगैरह जो हो किया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता, यहाँ पे आसानी से कच्चे माल उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कपास है, रसायन है, पेट्रोलियम है, जिससे ये कहीं कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे है परिवहन एवं संचार। यहाँ परिवहन और संचार भी दिखाई देते हैं, रेल, सड़क, बंदरगाह और हवाई सेवा का जाल यहाँ बिछा हुआ है। औद्योगिक विविधता की बात करें तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर यानी आईटी उद्योग, ये सब जो है यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है। इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 5वां पॉइंट है कि जो है यहाँ कुशल श्रमिक है, और यहाँ पे इसको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मानचित्र वाला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाएंगे। मानचित्र वाले में प्रश्न में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे कि बिहार की राजधानी शहर पूछा गया है, तो बिहार की राजधानी शहर आप सभी को पता होगा, पटना। ठीक है। अब इसको मानचित्र में भरना है तो यहाँ पे आ जाएंगे मानचित्र में, इस प्रकार से मानचित्र आपको दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं स्टेट, ये बिहार है। ठीक है। और बिहार के यहाँ बीचों बीच यहाँ पे लिख दीजिए पटना, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट आप लिख देंगे। बस ऐसे ही मानचित्र भर देंगे, पूरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका अगला है कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी पूछा है, तो मध्य प्रदेश की नदी जो है आप इसमें नर्मदा भर सकते हैं, चंबल भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से ऐसे नर्मदा जो नदी है इस प्रकार से बहती है, तो नर्मदा भी भर सकते हैं, नर्मदा नदी हो जाएगी। या फिर जो है चंबल नदी जो है यहाँ से ऐसे बहती है, तो चंबल भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है। दोनों में से कोई एक भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है यूपी, देखिए ये दिख रहा है आपको यूपी, यहाँ पे यूपी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एक जूट उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र आपको बताना है। तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे प्रथम स्थान पे है। तो आप जो है ये साइड वाला देख पा रहे हैं, ये वाला कॉर्नर में ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम
बंगाल। और यहाँ पे क्वेश्चन 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद पाँचवा आप यहाँ पे देख पाएंगे, पाँचवा क्वेश्चन है गुजरात का एक प्रमुख सूती बस उद्योग, तो अहमदाबाद भर देंगे। तो गुजरात में यहाँ पे देखिए ये है गुजरात, ठीक है। तो यहाँ बीचों बीच यहाँ पे आप लिख दीजिए अहमदाबाद, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 है तो यहाँ पे 5 आप लिख देंगे। बस ऐसे ही मानचित्र भर देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे संसार का मानचित्र आएगा। जैसे पूछा है विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादक राज्य देश पूछा है, तो कहवा उत्पादक देश में आपका ब्राज़ील इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ब्राज़ील में कहवा के बागानों को कहते हैं फजेंडा, भी आपने ऊपर देखा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ब्राज़ील कहाँ पे है, तो ये जो साउथ अमेरिका देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका में यही कॉर्नर में, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा ही ब्राज़ील देश है। यहाँ पे एरो बना के बाहर ऐसे लिख देंगे ब्राज़ील, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछा है। यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो इसमें आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो रूस है वो आधा हिस्सा इसका यूरोप में और आधा हिस्सा एशिया में आता है। इसकी जो राजधानी है मॉस्को, ये यहाँ पड़ता है यूरोप में। तो यहाँ पे जो रूस है ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मिस्र की एक प्रमुख नदी, तो मिस्र की एक नदी प्रमुख है नील नदी हो जाएगी। तो यहाँ पे मिस्र कहाँ है, तो यहाँ पे अफ्रीका में देख पाएंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और मिस्र जो है यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक नदी दर्शा देनी है और यहाँ पे लिख देना है नील नदी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे चीन की राजधानी नगर, तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग हो जाएगा, ठीक है, बीजिंग हो जाएगा। और यहाँ पे जो है चीन की राजधानी बीजिंग जो है भारत है, भारत के जस्ट ऊपर यहाँ पे चीन है। तो यहाँ पे चीन जो है आप यहाँ पे लिख देंगे बीजिंग हो जाएगा, ठीक है भैया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर भी जरूर लिखेंगे ताकि जो है आपका पूरा बढ़िया नंबर मिले। इसके बाद है विश्व का एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल भरना है, तो उष्ण कटिबंधीय सबसे बड़ा सहारा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल पड़ता है अफ्रीका में, ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पे ऊपर जो है सहारा मरुस्थल है, तो यहाँ पे ऊपर जो है आपका यहाँ पे सहारा हो जाएगा, ठीक है, सहारा मरुस्थल। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो सकती है, तो आप ध्यान नहीं देंगे, बस ध्यान रखेंगे जो सही है उसको ध्यान देंगे, ठीक है। सहारा यहाँ पे लिख देंगे, आपका पूरा बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ सबके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप इसे पूरा जरूर तैयार कर लीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।